आज हम 3 दिन से क्लास चल रही है इकोनॉमिक्स की। कितने दिन से? 3 दिन की क्लास चल रही है और उसमें हमने मांग का नियम पढ़ा है। मांग के नियम हमने बताया कि अन्य बातें स्थिर रहने पर जब किसी वस्तु के मूल्य बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जैसे ही किसी वस्तु की मूल्य कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। दोनों में मैंने बताया कि इनवर्स रिलेशन है, मतलब विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। और कल मैंने मांग अनुसूची भी पढ़ाया कि कैसे कैसे सेब का उदाहरण देकर बताया कि विभिन्न प्रकार की अनुसूचियां कैसे बनती है मांग की। हमने उसको कल डायग्राम के माध्यम से समझाया। और उसके पहले हमने आपको सीमांत उत्पादन भी पढ़ा दिया था, उत्पादन भी पढ़ा दिया था, औसत उत्पादन भी पढ़ा दिया था। और अब जो आगे टॉपिक चलने वाला है मांग के, देखिए मांग क्या होता है, अन्य बातें स्थिर रहने का कारण क्या होता है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, रुचि स्थिर रहे और उपभोक्ता की टेस्ट स्थिर रहे, तब जाकर अन्य बातें समान हो जाएगी और मूल्य और मांग में विपरीत संबंध पाई जाएगी। लेकिन मांग के नियम के अपवाद है, कुछ ऐसे भी नियम मांग के होते हैं, मांग के नियम के अपवाद, मांग के नियम के अपवाद। अपवाद में क्या है? अपवाद में यह है कि हम मांग और मूल्य में विपरीत संबंध देखते हैं। जैसे जैसे मूल्य बढ़ती है मांग घटती है, जैसे जैसे मूल्य घटती है मांग बढ़ती है। मूल्य बढ़ी मांग घटी, मूल्य घटी और मांग बढ़ी। ये हमने इनवर्स रिलेशन देखा। मैंने इसके पहले इनवर्स रिलेशन हमने पहले इसके देख लिया, लेकिन ये तब लागू होगा जब अन्य बातें स्थिर है। जब अन्य बातें क्या है? स्थिर है। अन्य बातें स्थिर है। अन्य बातें कौन स्थिर है? जैसे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय स्थिर रहेगी। अगर आय परिवर्तन हो गई तो मांग और मूल्य में विपरीत संबंध नहीं होगा, क्योंकि आय अगर 1,000 रुपया है उपभोक्ता का, अन्य बातें कौन कौन स्थिर है? उपभोक्ता की आय, मतलब 1,000 से 2,000 रुपया हो जाएगी तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, तो मांग और मूल्य में विपरीत संबंध नहीं पाए जाएंगे। मांग और मूल्य में विपरीत संबंध नहीं पाए जाएंगे, तब मांग नियम लागू नहीं होगा। अगर उपभोक्ता की फैशन स्थिर रहती है, रुचि स्थिर रहती है, तभी मांग का नियम जो है लागू होगा। मूल्य और मांग में तभी विपरीत संबंध पाई जाएगी। साथ साथ में उपभोक्ता की जैसे आपातकालीन आ गए, आपातकालीन में कुछ वस्तुओं की दाम अचानक बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है, तो संकटकालीन स्थिति में भी मांग का नियम फॉलो नहीं होता। संकटकालीन स्थिति में मांग का नियम, संकटकालीन स्थिति न रहे, अगर रहेगा तो मांग का नियम का अपवाद हो जाएगा। मांग और मूल्य में कितना, आपातकाल में कितना मूल्य बढ़ जाती है, ये लागू ही नहीं होगा। बहुत तेजी से मूल्य बढ़ता है, यहां तक कि इन्फ्लेशन भी हो सकता है। इन्फ्लेशन वो होती है कि मुद्रा का मूल्य घटता है और मूल्य सतत बढ़ती है। मूल्य लगातार क्या होती है, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, लेकिन लगातार सतत बढ़ना चाहिए, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और इतनी तेजी से हो जाती है जन जीवन असामान्य हो, तो उस समय संकटकालीन स्थिति में मांग के ये भी स्थिर रहेगा, तभी ये लागू होगा, और नहीं तो नहीं लागू होगा। तो मांग के नियम की ये अभी अपवाद है। क्या है? अपवाद। अगर रुचि और फैशन बदल गई, तुम्हारी जैसे रुचि आ गई बड़े बूटे वाला, टेढ़ी वाला, क्या हो गया?
लेडीज जो है एड़ी वाली जो है वो पहनती है क्या, बड़े बूटे वाली सैंडल पहनती है, तो वो एक फैशन हो गया। तो जैसे जैसे फैशन में और रुचि में परिवर्तन होती जाएगी तो फिर मांग का नियम ये लागू नहीं होगा, ये अपवाद है। फैशन के अनुसार लोग जो है कटा जींस लोग पसंद करते हैं, तो चाहे जितना दाम बढ़ जाए लेकिन उसको लेंगे, ठीक है। उसके साथ समझो तो उपभोक्ता की आय एक अपवाद भी हो गया, मांग के नियम की जो स्थिर रहने वाला है ये अपवाद भी हो गया। कृत्रिम वस्तुएं, कृत्रिम वस्तुएं में मूल्य, कृत्रिम वस्तुएं मूल्य बढ़े चाहे घटे, मूल्य बढ़ेगी तो मांग बढ़ सकती है उसकी कृत्रिम वस्तुएं में, और जबकि मांग का नियम क्या बताता है, मूल्य बढ़ती है तो मांग घटती है। कृत्रिम वस्तुओं में यह लागू नहीं होता है, जबकि निकृष्ट वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुओं में लागू नहीं होता है। मूल्य चाहे जितना घट जाए लेकिन उसकी मांग नहीं बढ़े, अब मूल्य बढ़ जाए तो कभी कभी उसकी मांग बढ़ जाती है, तो कृत्रिम वस्तुओं में ये लागू नहीं होता। तो मांग के नियम की ये अपवाद भी है, जो अन्य बातें स्थिर है वो मांग के नियम के क्या है, अपवाद भी। तो मांग का नियम सीधा सीधा बदलाता है, मूल्य और मांग में क्या बताता है, विपरीत संबंध। मूल्य और मांग में क्या बताता है, मूल्य और मांग में कैसा संबंध बताता है, विपरीत संबंध, उल्टा संबंध। इसीलिए इसको P इनवर्स 1/x के माध्यम से दर्शाया गया। क्यों, जैसे तुम्हारे पास 1000, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया है तो तुम 5 यूनिट मांगोगे, है ना। अब किसी वस्तु का मूल्य अगर 5 रुपया हो गया तो कितने यूनिट मांगोगे, क्योंकि तुम्हारी रियल इनकम बढ़ गई। उस मूल्य के घटने से आय तो बढ़ी नहीं लेकिन तुम्हारा वास्तविक आय क्या हुआ, बढ़ गई। क्रय शक्ति क्षमता तुम्हारी उसी रुपया का बढ़ गई, इसलिए मांग और मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाए, इसलिए तुम ज्यादा यूनिट, इसलिए क्या लोगे, तो ज्यादा यूनिट लोगे। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, मांग का नियम, मांग की अनुसूची और मांग का अपवाद। मांग के नियम का अपवाद क्या है, अगर उपभोक्ता की रुचि में, टेस्ट में परिवर्तन हुआ तो चाहे जितना मूल्य बढ़ जाए मांग घटेगी नहीं। आपातकालीन में, संकटकालीन अगर आ गया तो संकट काल में कितना मूल्य बढ़ जाएगी, मांग लगातार उसका बढ़ती जाएगी, उससे कोई कम नहीं। ये लागू नहीं होता इस परिस्थितियों में। अगर उपभोक्ता की आय परिवर्तन हो गया तब भी मूल्य और मांग में विपरीत संबंध नहीं पाएगा। और अगर उपभोक्ता की अगर कृत्रिम वस्तुएं हैं तब भी मांग और मूल्य में विपरीत संबंध। कृत्रिम वस्तुएं माने सबसे निकृष्ट वस्तुएं, जैसे किसी कोई व्यक्ति जो है अंबानी के लिए ब्रेड बहुत लग्जरियस गुड्स है, बहुत ही लग्जरियस गुड्स है, लेकिन अब उनके लिए अगर मान लीजिए मकई है तो हो सकता है वो मकई को त्याग दे, उनके लिए निकृष्ट वस्तुएं हो जाए, तो उसकी मूल्य चाहे जितना बढ़ जाए या घट जाए उसकी मांग नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। अब जैसे पुराना जो छोटा वाला फोन है, पुराना वाला छोटा वाला जो फोन है 1200-1000 रुपये मिलता है, पहले फैशन में था। अब जो है चाहे वो 500 रुपया का भी हो जाए, चाहे कितने हो जाए, 500 रुपया हो जाए, लेकिन वो आउट ऑफ फैशन हो गया। और वो अब जो 20,000 रुपया 25,000 रुपये मोबाइल चलाने वाला है उसको पसंद कर रहा है क्या, ले तो चाहे उसकी जितना मूल्य घट जाए वही
एक उपभोक्ता के लिए वो उत्कृष्ट वस्तुएं हो सकती है जिसके पास आय नहीं है, और जिसके पास वो उच्च वस्तुएं उपभोग कर लिया है, वो उसके लिए चाहे जितना मूल्य घट जाए उसकी मांग नहीं बढ़ेगी, इसलिए वो उसके लिए क्या होगी, क्या हो गई, गिफिन वस्तुएं होगी, सबसे निकृष्ट वस्तु होगी। इस प्रकार के मांग के नियम की हमने आपका व्याख्या किया। अब हमको मांग का विस्तार और संकुचन पढ़ाना, मांग में वृद्धि और मांग में कमी बताना, मांग डायग्राम के माध्यम से बताना है कि मांग में कैसी वृद्धि होगी और मांग में कैसी कमी। मांग के नियम में मांग की पहली जो वृद्धि होती है उसको बताएंगे कैसे, या फिर विस्तार बताएंगे, फिर संकुचन बताएंगे, उसके बाद वृद्धि बताएंगे और कमी बताएंगे। तो अगला टॉपिक जो अगली टॉपिक चलेगा वो चलेगा मांग में विस्तार और संकुचन। ध्यान पूर्वक पढ़ो, इस सब प्रश्न हर कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है बेटा, और तुम्हारे एग्जाम में 100% आएगा। मांग में विस्तार और संकुचन, मांग विस्तार और संकुचन। मांग विस्तार और संकुचन क्या, इसको लिखो, पहले परिभाषा लिखो। जब किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, जब किसी वस्तु के कीमत में कमी हो जाती है, जब किसी वस्तु के कीमत में कमी हो जाती है और उसके बाद उसकी मांग बढ़ जाती है, इस कमी के कारण उसकी मांग, उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, उसे मांग का विस्तार कहते हैं। तो उसे मांग का उसके क्या कहते हैं, किसी वस्तु के जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, वस्तु की अगर मांग बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, मांग का विस्तार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मांग का विस्तार कहते हैं। और दूसरी, जब किसी वस्तु कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी ओर जब किसी वस्तु की कीमत में, पूछा है प्रश्न जी, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, वृद्धि माने बढ़ जाए, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर
मांग बढ़ जाए, क्या हो जाए? वस्तु की मांग क्या हो जाए बेटा? बढ़ जाए। वस्तु की मांग क्या हो जाए? बढ़ जाए। घट जाए, घट जाए, संकुचन तभी करोगे ना। बढ़ जाए कैसे हो जाएगा? कीमत बढ़ेगी और मांग भी बढ़ेगी। हाँ, घट जाए तो मांग का संकुचन करते हैं। तो क्या कहते हैं? मांग का संकुचन करते हैं। अब देखो इसमें आर नहीं है, मांग का विस्तार और विशेष ध्यान देने वाली बात है, मांग का विस्तार और संकुचन केवल मूल्य से निर्धारित हो, आय से नहीं। इससे निर्धारित हो बेटा, केवल कीमत से निर्धारित हो, वैल्यू फॉर प्राइस से डिटरमाइंड हो रही है, नॉट फॉर इनकम। विस्तार जो मांग की होती है और संकुचन होती है वो मूल्य से निर्धारित हुए। मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है तो मांग का विस्तार कहते हैं, और मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है तो मांग का क्या कहते हैं बेटा? संकुचन कहते हैं। यह प्रश्न पूछ लेता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन किससे निर्धारित होता है? तो प्राइस से, मूल्य से। इससे मूल्य से निर्धारित होता है। आगे मांग की वृद्धि और मांग की कमी भी पढ़ाएंगे। मांग की वृद्धि और मांग की कमी पढ़ाएंगे तो वहां आय हो जाएगी, प्राइस नहीं। तो यहां अन्य बातें स्थिर है, मतलब आय, रुचि, फैशन सब कुछ स्थिर है। मांग और मूल्य में यह भी विपरीत संबंध बताता है। मांग अगर कीमत बढ़ी, घटी, कीमत घटी और मांग क्या हो गया? बढ़ी, तो मांग का विस्तार हो गया और कीमत बढ़ी और मांग क्या हो गया बेटा? घटी, तो मांग का संकुचन होता है। इसमें अलग अलग डायग्राम नहीं होता, एक ही मांग पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। यह भी ध्यान देना, एक ही मांग क्या होते हैं? ऊंचे, ऊपर और नीचे होते रहते, अप एंड डाउन होते रहते। अब इसको हम अगर डायग्राम से दर्शाएं तो तुमको मालूम हो जाएगा। इसको बिठाकर हम डायग्राम लेते हैं। देखो कैसे मांग का विस्तार और संकुचन डायग्राम के माध्यम से कैसे होता है। डायग्राम बहुत जरूरी होता है समझने के लिए, चित्र जरूरी होता है। इकोनॉमिक्स में डाटा जरूरी होता है, तब जाकर आप क्या करते हैं? एनालिसिस इकोनॉमिक्स। इसीलिए मनोवैज्ञानिक, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला कभी बेरोजगार नहीं है, ये जाने। इनकार समझ लेना, अगर सही पढ़ लिया तो कभी बेरोजगार नहीं, हमेशा रोजगार आया। अन्य में आप बेरोजगार रह सकते हैं लेकिन उसमें बेरोजगार नहीं। अब मान लो इसको डायग्राम बना दो, सीधे बना, हाथ हिला टेढ़ा हो जाए, एक डायग्राम बना। इस डायग्राम में लो, ये लंब अक्ष कीमत का है और आधार अक्ष वस्तु की मात्रा ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वस्तु की मात्रा और वर्टिकल में क्या ले रहे हैं? हम कीमत ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? किसकी? वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल में आधार अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं? मात्रा ले रहे हैं। वस्तु की क्या ले रहे हैं बेटा? वस्तु की मात्रा।
लो बनाओ इसको। मान लो हमने ये डिमांड कर्व ऊपर बाईं ओर से दाहिनी ओर गिरता हुआ, ये भी पूछा है। डिमांड कर्व ऊपर दाहिनी ओर से बाएं तरफ गिरता हुआ होता है। ऊपर दाहिनी ओर से बाएं तरफ क्या होता है, यह भी प्रश्न पूछा है। डायग्राम में भी प्रश्न है इसे। अब मान लो ये डिमांड कर्व है, ये क्या है, डिमांड कर्व, मांग वक्र है। क्या है बेटा, डी माने मांग वक्र। क्या है, मांग वक्र। अब देखो अगर प्राइस P1 है, प्राइस कितना है, P1 है, तो देखो कितने वस्तु का डिमांड हो रहा है, Q1 का। कितने वस्तु का, Q1 का। इसके ठीक लंबवत लाओगे तो कितने वस्तु का, Q1 का हो रहा है। अब जैसी प्राइस बढ़ेगी उपभोक्ता की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो अब वो मार्केट से अधिक वस्तुएं खरीदेगा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो मान लो अब हमें इसको सीधे ला दे बेटा, इसको हम सीधे ला दे तब समझ में आएगा। ये Q1 हो गया। चल अब मान लो प्राइस घटकर कितना हो गया, प्राइस बढ़ा कि घटा जी, प्राइस नीचे आया घटा कि बढ़ा, घट गया। जब कम दाम पे तुम वस्तुओं को खरीदोगे, परचेज करोगे, तो कम अधिक वस्तु खरीदोगे कि कम, बोलो, अधिक वस्तु खरीदोगे कि कम खरीदोगे, अधिक वस्तु खरीदोगे। तब Q2 वस्तु खरीद रहे हो तुम, यहाँ Q1 खरीद रहे थे, अब कितना क्या खरीद रहे हो, ज्यादा खरीद रहे हो कम, इसके अपेक्षा ज्यादा खरीद रहे हो। अब पहले P1 प्राइस था, P1 मूल्य पर OQ खरीदते थे, कितना खरीदते थे, OQ Q1 खरीदते थे, ये खरीदते थे ना। अब P1 मूल्य P2 मूल्य हो गया, कम मूल्य हो गया, अब तुम कितना खरीद रहे हो, OQ2 वस्तु खरीद रहे हो, OQ2 वस्तु खरीद रहे हो। ज्यादा खरीद रहे हो कम, ज्यादा खरीद रहे हो कम खरीद रहे हो, बताओ, ज्यादा खरीद रहे हो। इसका मतलब है कि प्राइस घट रही है तो मांग क्या हो रहा है, बढ़ रही है, वस्तु हम ज्यादा। अब फिर से एक बार और ले ले हम, मान लो ऐसे लेके चले जाएंगे Q3 प्राइस पे, अब हम कितने वस्तु खरीदेंगे, Q3 P3 प्राइस पे, और हम अधिक वस्तु मतलब कम। अगर हम इसमें उदाहरण ले, तो मान लो ये 10 रुपया, ये मान लीजिए 15 रुपया था, तो हम कितने यूनिट लेते थे बेटा, हम मान लीजिए 10 यूनिट लेते थे, कितना यूनिट, या 5 यूनिट लेते थे, ऐसे कितना यूनिट लेते थे, 5। अब प्राइस घटकर 10 रुपया हो गया, तो हम कितना यूनिट ले रहे हैं, 10 यूनिट ले रहे हैं। अब प्राइस घटकर मान लीजिए 5 रुपया हो गया, तो हम कितने यूनिट ले रहे हैं, 15। विपरीत हुआ कि नहीं, बोलो, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है कि नहीं, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है कि नहीं, दोनों बढ़ रहा साथ साथ में, एक घट रहा है एक बढ़। इसमें A B C 3 बिंदु हो गया मांग की। जैसे जैसे मूल्य घटता है मांग बढ़ता है, तो मांग का विस्तार कहलाता है। मांग का क्या होता है, विस्तार कहलाता है। और जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है, जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है, अब मांग में कमी हो जा रही है, इधर मांग आ रही है,
तो मांग को क्या कहा जाएगा? संकुचन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संकुचन। तो ये अलग अलग मांग वक्र पे हो रही है, एक ही मांग वक्र पे, एक मांग वक्र पे हो रही। अलग होता मतलब दूसरी मांग वक्र हो जाता तब ना। एक ही मांग पर विस्तार हो रही है, एक ही मांग पर क्या हो रही बेटा? संकुचन हो रही। तो इसका मुख्य कारक क्या है? प्राइस। क्या है? प्राइस। इसका मुख्य कारक क्या है? मूल्य। इसलिए मांग और मूल्य में विपरीत संबंध। जैसे जैसे एक ही मांग वक्र पर जैसे जैसे मूल्य घटता है, वस्तुओं की अगर मांग बढ़ जाती है तो मांग की क्या कहते हैं? विस्तार कहते हैं। जैसे जैसे मूल्य बढ़ रही है और मांग घट रही है वस्तुओं का, उसको क्या कहते हैं? संकुचन। तो यहाँ लिख कर इस डायग्राम के माध्यम से हम क्या किए? दर्शाएंगे। इस डायग्राम के माध्यम से क्या किया? हम दर्शाएंगे। शांतिपूर्वक पढ़ो। यह है मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। बनाइए डायग्राम कि नहीं बनाए? बनाना बहुत जरूरी है, एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल। पूछ लेता है कि मांग के संकुचन किससे प्रभावित होता है? मांग का विस्तार तो केवल मूल्य से। क्या पूछता है? क्या मांग के संकुचन और विस्तार में मांग डिमांड वक्र ऊपर चली जाती है क्या? नहीं, एक ही वक्र पर विस्तार और संकुचन होता है। एक ही वक्र पर विस्तार और संकुचन होती है। इसमें अन्य बातें स्थिर रहती है। आय और अन्य बातें क्या होती है? स्थिर रहती है। इसलिए मूल्य से मांग से, मूल्य से ही, कीमत से ही मांग का विस्तार और मांग का संकुचन चलता है। ये प्रश्न पूछता है हमेशा। और लगभग लगभग तुम ही नहीं, साथ में पढ़ो, लगभग लगभग तुम ही नहीं, बहुत लोग कंफ्यूजन का ग्रेजुएशन में भी यहाँ सब पढ़ेंगे तो मांग का संकुचन और मांग का विस्तार पूछ लोगे, फिर फालतू मार खा जाओगे। नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ। मांग में वृद्धि दूसरा टॉपिक है। मांग में वृद्धि व मांग में कमी। मांग में कमी दूसरी जो है, अभी हमने मांग का संकुचन पढ़ा और मांग का हमने क्या पढ़ा? विस्तार। हमने क्या पढ़ा? मांग का संकुचन और मांग का विस्तार पढ़ा। और जो मूल्य से निर्धारित और एक ही मांग वक्र होती है, मूल्य बढ़ने और घटने का प्रभाव होता है, बस इतना समझ। मूल्य बढ़ने और घटने का प्रभाव होता है। अब देखो, मांग में वृद्धि और मांग में कमी दोनों में अंतर है। और इसीलिए जब कंपटीशन में जाता है आदमी तो कंफ्यूजन हो जाता है। और ग्रेजुएशन वाले भी लगभग लगभग क्लियर कर पाते, ये जान लेना। लिखो लिखो, यदि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या स्थिर रहे, यदि किसी वस्तु के अब आय परिवर्तन हो जाए, यदि किसी वस्तु के कीमत में, यदि किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब कीमत स्थिर है, क्या है? कीमत स्थिर है, कोई परिवर्तन ना हो, मतलब कीमत स्थिर रहे, ऐसे लिखे। ये भी कोई परिवर्तन नहीं, कीमत जो है वही रहेगा। कीमत जो है वही रहेगी। लेकिन जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है
लेकिन जब उपभोक्ता के देखिए, जब उपभोक्ता के आय में कमी हो जाती है तो मांग में भी कमी हो जाती है। वस्तु के मांग में, उसके वस्तु के मांग में भी कमी हो जाती है, मतलब वो कम वस्तु खरीदे। तो मांग में यहां ले, ठीक, तो मांग में कमी हो जाती है। तो मांग में क्या हो जाता बेटा? कमी हो जाओ। कम है कि कभी मांग करोगे ना। 10,000 है तो 20,000 तक डिमांड तो नहीं कर पाओगे ना। और मूल्य स्थिर है, मूल्य स्थिर है, कमी हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। तो उसे मांग में कमी कहते हैं। तो उसे मांग में कमी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? मांग में कमी। तो उसे क्या कहते हैं? मांग में कमी। मांग वक्र नीचे की ओर हो जाता है। मांग में कमी क्या? नीचे की ओर हो जाता है, मतलब बाईं तरफ चली जाती है। अभी डायग्राम से समझाएंगे। मांग वक्र स्थानांतरण होकर बाईं तरफ चली जाती है। कमी वाले मांग वक्र बाईं तरफ चली जाती है। बाईं तरफ हस्तांतरित हो जाती है। बाईं तरफ चली जाती है। अभी डायग्राम से हम समझाएंगे तो और समझ जाओ। पहले फार्मूला पूरा लिखिए। यदि कैसे, इसे मांग की क्या कहते हैं बेटा? कमी कहो। कैसे? डायग्राम में हमने एक मांग वक्र खींच दिया, एक मांग वक्र हमने खींच दिया। क्या खींच दिया? डीडी। और हमने कहा कि प्राइस स्थिर है। मूल्य क्या है? स्थिर। ये प्राइस का लेवल है वर्टिकल, और यहाँ क्या है? वस्तु का। अब प्राइस वही है। ये मान लो डिमांड कर्व है। क्या है? डिमांड कर्व है। अगर किसी उपभोक्ता की आय घट गई, क्या हो गई? उपभोक्ता की आय घट गई, इसका मतलब है कि वो कम वस्तु खरीदेगा। इसका मतलब क्या है? वो कम वस्तु खरीदेगा। तो मांग वक्र बाईं तरफ चली जाए। मांग वक्र कहां चली जाती है? बाईं। D1 से D2 तक चली जाए। ये मांग का जो है कमी है, क्योंकि आय में कमी होने से पहले तुम्हारे पास 10,000 रुपया था,
अब आ गया 8,000 रुपये, कितना हो गया? तो मूल्य स्थिर है, 5 रुपया मान लीजिए किसी का मूल्य है वो स्थिर है, तो क्या होगा? मूल्य तो वही है, परिवर्तन होगा। केवल आय में परिवर्तन होने से तुमने मांग वस्तु को क्या करोगे? कम कर। पहले तुमने इतनी वस्तु खरीदता था बेटा कि वह वस्तु खरीदता था, अब कितना वस्तु खरीदे कि दो वस्तु खरीदे, यही ना? और यहां से आ जाना मतलब मांग की, पहले तुम ओ की ऊपर वस्तु खरीद रहे थे, यही ना? और उसी प्राइस पे अब जब मांग की कमी हो गई, आय की कमी होने से मांग की कमी हो गई, तो वो क्यू टू वस्तु खरीद रहे उसी प्राइस में। इसका मतलब ये क्या है? मांग की कमी, वहां मूल्य की कमी होने से मांग में संकुचन हो रहा है, यहाँ मांग में वृद्धि या कमी आय से, मूल्य जबकि स्थिर। तो प्रश्न पूछ लेगा मांग में वृद्धि से मांग वक्र, मांग में कमी से, अभी बता रहे हैं ना, मांग में कमी से मांग वक्र किधर की तरफ झुक रहा है? बताओ ये क्या है, बायां कि दायां? ये पर्सन क्या है? तो बाएं तरफ जाए। अब दाएं तरफ आती तो क्या हो जाता? मांग में वृद्धि हो जाती। जो चीजें बाएं तरफ चली जाए वो कमी दर्शाएगी, और जो मांग दाहिने तरफ चली जाए वो वृद्धि दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी? वृद्धि दर्शाएगी। तो इसके साथ फिर दूसरा लिखो, ये कमी वृद्धि समझ गए, डायग्राम बना लिए। चलो, यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन स्थिर रहने पर जब उपभोक्ता की आय में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए बेटा? यही मिल पाए, वृद्धि हो जाए। तो मांग में कमी होगी कि वृद्धि? मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो उसको मांग में वृद्धि कहते हैं। मांग में, अब इसकी भी डायग्राम समझ लो, एकदम सेम, इसकी उल्टा विपरीत चले जाओ, सेम डायग्राम बनेगा, लेकिन जो बाएं तरफ हमने दर्शाया हो क्या आदर समझिए, दाहिने। ये है प्राइस, ये है मांग वक्र D1। मांग वक्र कौन है बेटा? D1। D1 मांग वक्र। प्राइस इतना ही है, प्राइस 5 रुपया अगर हमने निर्धारित किए तो 5 रुपया रहेगा परिवर्तन। यहाँ क्यों रहा है परिवर्तन हो रहा है? क्योंकि हमने प्राइस को क्या मान लिया है? क्या मान लिया है? स्थिर मान, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब डिमांड, सपोजिंग मान लो आय बढ़ने से डिमांड तुम्हारा बढ़कर D1 से D2 हो गया। कितना हो गया? D2 हो गया। तो उतनी प्राइस पे पहले कितना वस्तु खरीदते थे? D1 खरीदते थे, अब तो कितनी वस्तु खरीदे? तो जब मांग वक्र दाहिनी तरफ जाए, यहां देख लो, यहां मांग वक्र कहां चली जा रही है? हस्तांतरित होकर दाहिनी तरफ। कहां जा रही है? दाएं तरफ। यहां हो रही ना जी, दाएं तरफ जा रही है, बाएं तरफ? दाएं तरफ जा रही है। D2 दाएं है कि बायां? दाएं तरफ है। तो क्या करते हैं, जब मांग का वक्र अलग अलग हो और मांग वक्र दाहिनी तरफ चली जाए तो मांग में वृद्धि कहलाता है आय बढ़ने से, और जब मांग वक्र बाएं तरफ चली जाए तो आय बढ़ने से मांग वस्तु कम हो जाए तो मांग में कमी कहलाता, मांग में कमी कहलाता। तो पूछ लेता है कि आय बढ़ने से किसी उपभोक्ता की मांग वक्र बाएं तरफ बढ़ जा रही है, तो मांग का संकुचन कहेंगे कि विस्तार कहेंगे कि मांग में वृद्धि कहेंगे? मांग में यही अंतर है, इसको क्या कहेंगे? मांग में वृद्धि।
मांग में क्या है? वृद्धि। लेकिन एक प्रश्न और पूछ लिया कि उपभोक्ता की प्राइस उतने रहे, स्थिर रहे, कोई परिवर्तन न रहे, उसके आय में कमी होने से उसके वस्तु की मांग में कमी हो जाए तो मांग वक्र दाएं तरफ जाएगी कि बाएं वक्र? बाएं तरफ चली जाएगी। अब वही मांग का क्या कहते हैं? कमी कहते हैं। मांग में क्या कहते हैं? कमी। कहते हैं। ये दोनों बहुत ही आप कंपटीशन में खूब आता है और खूब घुमाकर पूछता है। हर कंपटीशन में एक एक प्रश्न दोनों हर हम पूरे कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ये तो तुम्हारा जैक का 12th है, तुम 12वीं क्लास में, जैक में कौन? 12वीं क्लास में। अगर अभी ये विस्तार करोगे तो तुमको ग्रेजुएशन और पीजी में ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में दिक्कत नहीं होगी। हम उतना विस्तार से पढ़ा भी दे, जो जहां आ रही है पूरी टॉपिक को मैंने क्या किया? कवर कर दिया। अभी तुम सब 12वीं क्लास में हो और बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, उतना बहुत ज्यादा जाना, ठीक है। और हमारी यह है कि जैसे सतत 100% पिछले बार रिजल्ट आया था और वही प्रयास मैं कर रहा हूं कि इस बार भी क्या हो जाए बेटा, 100% क्या हो जाए? रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट। कोई दिक्कत नहीं।